एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरा बेटा भी अच्छा है। सो गाइज, काफ़ी टाइम हो गया मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं की और मेरे पास इस टॉपिक के लिए कमेंट भी आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक को लेकर वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ में। तो नॉर्मल डिलीवरी के हम किस तरीके से अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से हम पहले से रेडी हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। सो आज मैं आपकी सारी क्यूरीज इस वीडियो में क्लियर आउट करने वाली हूँ। सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हों, अगर वो क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि बाकी सारी वीडियोस रहती हैं। बट अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँच जाए, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जो पहली चीज़ है और सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। स्टेमिना किस तरीके से अच्छा हो सकता है, उसका सिर्फ एक मेन रीज़न है, वो है डाइटिंग। अगर आपकी डाइटिंग अच्छी है, अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो आपका स्टेमिना अपने आप में ही बेहतर रहेगा और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए सक्षम रहेंगी। नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है पुश करना। अगर आप खुद ही वीक रहेंगे तो आप किस तरीके से पुश कर पाएंगे, आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे मेन कारण है वो यही है कि आपको आपकी डाइटिंग बहुत अच्छे से रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना वेट नहीं बढ़ने देना है। एक नॉर्मल वेट जो होता है सिर्फ उतने तक ही आप सीमित रहिएगा। ये नहीं है कि आप बाहर का खा कर आप अपना वेट गेन करते रहो। वेट एक प्रॉपर वेट गेन होना चाहिए हमारा। ये नहीं कि हम बाहर का खाकर हम अपना वेट गेन कर लें और बच्चे का वेट बढ़े ही ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ध्यान देना है वो अपने बेबी के वेट पर देना है कि उसका वेट भी प्रॉपर आपके वेट के साथ साथ में बढ़ना चाहिए। सिर्फ अपने वेट पर ना ध्यान देकर आपको अपने बच्चे के वेट पर भी ध्यान देना है कि किस तरीके से आपका बच्चा हेल्दी हो। अगर आपका बच्चा हेल्दी होगा ना तो वो भी आपके साथ पुश करेगा, उसको भी जल्दी से जल्दी बाहर की दुनिया देखनी है और बेबी भी पुश करता है। जितनी आपको तकलीफ होती है पुश करते वक्त, उतनी ही तकलीफ आपके बेबी को भी होती है। तो इसका मेन रीज़न है कि सबसे पहले आपको अपनी डाइटिंग चेंज करनी है। अगर आपकी डाइटिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए प्रॉपर एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लीज़ वो जाकर देखिएगा। आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि किस तरीके की आपको डाइटिंग लेनी है। और आपको हमेशा अपना हीमोग्लोबिन अबाउट 12 रखना होता है, जो कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में माना जाता है। आप हमेशा एक हीमोग्लोबिन की मात्रा रखिए कि मुझे 12 तो रखना ही रखना है। रखना कैसे है, आप अच्छे से अच्छी डाइटिंग लीजिए, वो प्रॉपर वीडियो है, उस पर देखिएगा। इस बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। सो गाइस, तो ये सबसे मेन रीज़न है जो कि है स्टेमिना। आपको अपना स्टेमिना बहुत अच्छा रखना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो शुरू से ही कर देनी चाहिए स्टार्ट, बट कहीं ना कहीं हम स्किप कर जाते हैं। तो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते अपनी हैबिट में लानी चाहिए जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हमें प्रॉपर करनी चाहिए, रेगुलरली आपको ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे आप डाइटिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि ब्रीदिंग जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत महत्व रखती है, बहुत काम आती है हमारे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। अगर हमारी सांस फूलेंगी, हमें वीकनेस फील होगी तो हम पुश नहीं कर पाएंगे। और सबसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि नॉर्मल डिलीवरी में जो मेन होता है वो पुश करना ही होता है। अगर आप थक जाओगे, अगर आपकी सांस अच्छे से नहीं आएगी तो आप ना पुश कर पाओगे, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तीसरा जो मेन कारण है वो ये है कि पहले आप लोग सोचते होंगे कि पहले तो सिजेरियन होते ही नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं होते थे। मेरा भी सिजेरियन हुआ है, बट मेरा कोई और कारण था। मेरी वीकनेस या हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं था, मेरी एक्चुअली बेबी ब्रीच पोजीशन में थी, तो इस वजह से मेरा सिजेरियन हुआ था, जिसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था। अदरवाइज तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी के ही कंप्लीटली चांस थे। अगर आपका ब्रीच पोजीशन में होगा तो आपका सिजेरियन ही होगा, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होता है। सो गाइज, आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। पहले के लोग थे जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे या उनसे भी बड़े लोग जो लोग थे, उनमें हमेशा नॉर्मल डिलीवरीज ही होती थी। पहले कोई सिजेरियन ऑपरेशन नहीं होते थे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि पहले का रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग होता था। जैसे कि पहले बैठकर पोछा लगाया जाता था, अब तो मोपिंग होती है, खड़े खड़े ही आपको काम करना है। दूसरी चीज़ है कि हमको कपड़े जैसे मशीन में ही वॉश करने हैं। बहुत सारे, आधे से ज़्यादा लोगों के पास तो ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें कि कुछ करना ही नहीं होता है। तो हमारी हलचल ही नहीं होगी, हम काम ही नहीं करेंगे, हम
एक्टिव ही नहीं रहेंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कैसे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा 8th जो मंथ होता है हमारा वो थोड़ा सा रिस्की होता है, तो उसको अवॉइड करते हुए आपको 9th मंथ के स्टार्टिंग से ही अपने डेली रूटीन के काम अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि 9th मंथ में हमारी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और कभी भी हो ये नॉर्मल मानी जाती है, और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के बाद एक हेल्दी डिलीवरी भी मानी जाती है, और आपका बेबी भी हेल्दी ही होगा अगर 9th मंथ में आपकी डिलीवरी कभी भी होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने सारे काम खुद से करने हैं। अगर आप खुद से नहीं करते हो तो आपको एक जो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है वो हमेशा आपको करते रहने चाहिए, जैसे कि बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, कीगल एक्सरसाइजेज हो गई। बटरफ्लाई जो पोज होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी प्रेगनेंसी में किस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो कीगल एक्सरसाइजेज भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो हमारा नीचे का पोस्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि प्रेगनेंसी में हम रेस्ट कर करके कहीं ना कहीं सुस्त हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। आपको पूरी प्रेगनेंसी हमेशा थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल भी आप सुस्त ना बैठें कि हमें काम नहीं करना है, या इस तरीके से आपको पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रहना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वॉकिंग की। तो गाइज आपको कंप्लीटली प्रेगनेंसी आपकी वॉकिंग करते हुए ही बीतनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमारे टाइम शेड्यूल के हिसाब से या हमारे काम के हिसाब से हम अवॉइड कर जाते हैं। बट आपकी अगर हेल्दी प्रेगनेंसी है, ये सारी बातें मैं उन लेडीज़ के लिए बता रही हूँ जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपनी प्रेगनेंसी में, और अपनी एक हेल्दी प्रेगनेंसी को डिलीवर करने के लिए वो नॉर्मल डिलीवरी का चांस लेने की कोशिश कर रही है, या जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होने जा रही है, सिर्फ मैं उनके लिए ये बातें बता रही हूँ। सो गाइज, जो आपको वॉकिंग का टाइम रखना है वो एटलीस्ट आपको 40 मिनट्स रखने हैं। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है पूरी प्रेगनेंसी में, तो आपको एंड के जो ट्राइमेस्टर होते हैं उनमें तो आपको बहुत अच्छे से वॉकिंग करनी चाहिए, जिससे कि जो आपका नीचे का पोस्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लूज़ होना स्टार्ट हो। अगर वो बिल्कुल टाइट रहेगा तो वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम रहेंगे। सो गाइज, आगे बात करने की आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स तो आपको वॉक करने ही चाहिए, क्योंकि बाकी सारी एक्सरसाइज में हम कहीं ना कहीं थक जाते हैं। बट वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज भी मान लीजिए आप कि उसमें बहुत अच्छे से आप बात करते हुए भी, अगर आपको कोई भी टाइम सुटेबल ना कर रहा हो तो इस तरीके से कर सकते हैं कि कहीं भी आप फ़ोन करके, मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते तो हमें पता नहीं होता कि कितना टाइम बीत गया, कितनी देर हमें वॉकिंग कर रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो कितनी भी देर अपने इच्छा अनुसार या जितनी आपकी बॉडी वॉकिंग कर सकती है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक जो मेन रीज़न है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको 9th मंथ में कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं होने देना है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपको गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो गई या आपका स्टूल अच्छे से पास नहीं हो रहा है तो ये बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ट्राई करने वाले हो या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो आपको कुछ भी करके या अपनी गायनोकोलॉजिस्ट को बताकर, मेडिसिन लेकर या अपने होम रेमेडीज़ को अपनाकर, इस तरीके से आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए 9th मंथ में, क्योंकि उस टाइम पे आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो इस चीज़ का चांस आप बिल्कुल भी मत लीजिए। अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी रखिए और कॉन्स्टिपेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होने देना है 9th मंथ में। ओवरऑल गाइज, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको 9th मंथ में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि आप जितना रेस्ट करेंगे उतनी ही आपकी मसल्स टाइट रहेंगी, बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो पाएंगी, और आपको नॉर्मल डिलीवरी में उतनी ही आपको दिक्कत होगी। तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें अपनानी है, जैसे कि वॉकिंग करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कम्प्लीटली आपको करनी है, आपको कीगल एक्सरसाइजेज करनी है, आपको बटरफ्लाई पोज करना है जो कि एक एक्सरसाइज ही है। उसके बाद में अगर आप डेली रूटीन्स के अपने काम करती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप अपने डेली रूटीन के काम नहीं करती तो आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी रूटीन में फॉलो करनी है। उसके बाद में अगर आप अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, झाड़ू पोछा, इस तरीके से जो काम है, अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी नहीं की है तो आपको इस ट्राइमेस्टर में तो स्टार्ट कर देनी चाहिए, लास्ट ट्राइमेस्टर में। और उसके बाद में 9th मंथ में तो आपको कम्प्लीटली ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, अपने रूटीन में लानी चाहिए। उसके बाद में आपको डाइटिंग का तो शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। आपका स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप कंप्लीट एक्सरसाइज फॉलो कीजिए, जितना आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थक जाते हैं। जैसे ही हम पुश करने
पुश करने की कोशिश करते हैं आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज़्यादा हम पुश नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जिनका बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अगर फर्स्ट सिजेरियन हुआ है तो आपकी सेकेंड जो प्रेगनेंसी है उसकी डिलीवरी भी सिजेरियन से होगी। मेरा केस तो कुछ और था, मुझे थोड़ा सा कम टाइम हुआ था, इसीलिए मेरे सेकेंड सिजेरियन हुआ है। अगर आपका टाइम गैप ज़्यादा है, 4 ईयर्स तक का है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, उनसे क्लियर कीजिए कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना चाहती हूँ, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगी। सो गाइज़, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुड लक गाइज़। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहे होंगे। और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊँगी और आपके उन्हीं आंसर्स के क्वेश्चन करूँगी। सो गाइज़, मिलती हूँ इसी तरीके की कोई यूज़फुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।